सो यूनिट 2 लेक्चर 1, अकाउंट रिसीवेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में से एक है। यूएस गैप के अकॉर्डिंग अकाउंट रिसीवेबल को हम समझने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल क्या है सर? क्रेडिट सेल्स, जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पे बेचा हो वही हमारे क्या कहलाते हैं? अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। सर मैंने अपने इंप्लॉइज को एडवांस सैलरी दे दी, क्या वो अकाउंट रिसीवेबल है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कंसीडर करेंगे, या कौन से, क्या वो रिसीवेबल्स हैं या नहीं है? यस सर, वो रिसीवेबल हैं, लेकिन वो अदर रिसीवेबल की डेफिनेशन में फॉलो होंगे। उनको क्या बोला जाएगा सर? अदर रिसीवेबल कंसीडर किया जाएगा। तो वो आपके ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, लेकिन वो आपके अदर रिसीवेबल हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे। अब पूरे इस अकाउंट रिसीवेबल टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें सीखनी है वो एक है अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। इसलिए मैंने पूरी जगह खाली छोड़ी है कि आपको सिर्फ यही याद रहे कि अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस क्या है। तो इंडिया में आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, बेड डेप्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कंसोलिडेशन के, एक समय मैंने एक दिन का मौका और दिया है। डोंट वरी, कंसोलिडेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन वो मैंने ट्यूसडे का टाइम डिसाइड कर लिया है ताकि बच्चे ये लोग एक बार और पढ़ लें। सो अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, क्या ये बेड डेप्थ है? सबसे पहला वर्ड, ये बेड डेप्थ नहीं है। इसको कभी भी बैड डेप्थ नहीं मानना। बैड डेप्थ नहीं है ये। क्यों नहीं है सर ये? क्योंकि ये अलाउंसेस है, ये एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेटेड। जैसे मैं आपसे सिंपल भाषा में एक बात पूछता हूं, चलो यार, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 2000 प्लस स्टूडेंट है मेरे पास अभी, और लेट से उसमें से मेरी 300 स्टूडेंट से फीस बाकी है। उसके नाम हो सकते हैं राम, मोहन, सोहन, पूजा, ये सारे कुछ ना कुछ नाम होंगे 300 स्टूडेंट के। और लेट से 300 स्टूडेंट से मुझे 50 लाख रुपीज रिसीव करना है। और मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा पता होता है कि यार कुछ लोग बीच में से कोर्स छोड़ के चले जाते हैं ड्यू टू दियर वर्क प्रेशर, फैमिली इशू, किसी की शादी हो गई, किसी को कोर्स ही नहीं करना है। अब मेरे को पता है कि यार इस 50 लाख में से मेरा 20% बैड डेट्स हो जाएगा। पहले तो मुझे आप बताइए, दिस इज माई एक्चुअल लॉस और नॉट? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, दिस इज माई एक्चुअल लॉस और नो? नहीं सर, दिस इज नॉट योर एक्चुअल लॉस। यू आर एस्टिमेटिंग। मैं कब एस्टिमेट कर रहा हूं? बैलेंस शीट डेट पे बैठा हूं, आज 31 दिसंबर है। मैं अपनी सेल्स टीम से बात कर रहा हूं कि यार देखो यार, अपने को ना 300 स्टूडेंट से 50 लाख रुपीस लेना है। सब सेल्स वाले टीम की जब मैंने मीटिंग करी तो उन्होंने बोला कि सर 50 लाख लेना जरूर है, लेकिन हम बता रहे हैं कि कुछ पैसा नहीं आएगा, कुछ लोग कोर्स छोड़ देंगे। यू ऑल आर माई डेटर्स, माई स्टूडेंट्स आर माई डेटर्स एज ए ऑर्गेनाइजेशन। मैंने, हाँ यार, कुछ लोग बीच में पैसे नहीं देंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे, वो बोलेंगे सर हमने अब कोर्स ही नहीं करना, काय की फीस। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा ये? अच्छा, मुझे पता है कि राम ने नहीं पैसे देना, मोहन ने पैसे नहीं देना, सोहन ने नहीं देना या मैं एस्टिमेट करूंगा इन 300 में से कुछ नहीं देंगे, कि मैं 100% कह सकता हूं कि इसने नहीं देना है? बताइए आप मुझे। आपको प्रैक्टिकली सोचना है। प्रैक्टिकली, क्या राम नहीं देने वाला है, या सभी लोगों में से मैं कहीं कोई एस्टिमेट करूंगा? सर आप सब में से कुछ एस्टिमेट करेंगे, और आप एक अलाउंसेस बनाएंगे कि यार अपने इस 50 लाख में से 10 लाख के तो आएंगे ही नहीं। तो ये आपने एक अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस को क्या किया है? तो ये एस्टिमेटेड है, ये एस्टिमेटेड। और यूएस गैप बोलता है कि अगर आपने जब कभी भी अलाउंसेस बनाना है तो एस्टिमेटेड मेथड से ही बनाना है। और ये कब पॉसिबल है? जब मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहा हूं या अक्रूवल बेसिस पे कर रहा हूं? हाँ, ये है बिल्कुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जैसे ही, जिसको आप
अपनी 11th क्लास में दूसरे नाम से जानते थे। दूसरी क्लास में जब इसका नाम आप जानते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस नाम से जानते थे, डेंट्स नहीं डेट्स, यही है वो। लेकिन यहां पर ये वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, यहां पर हम क्या करेंगे, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। इज इट क्लियर? तो सर ये कंसेप्ट तो तभी आएगा जब आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, ओनली अक्रूवल। बताओ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस क्यों नहीं आएगा? व्हाई व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर दैट? व्हाट इज द रीजन व्हाई अंडर द कैश मेथड there is no accrual basis concept, or there is no estimated concept? because सर अंडर दी कैश मेथड आपकी बुक्स में क्या डेटर्स आते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है मेरा, आप मुझे बताइए। सर जब आप कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग करते हैं तो जब डेटर्स ही नहीं होते, तो डेटर्स ही नहीं होते तो फिर अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस क्या? तो ये मेथड किसके अंदर परमिट है? एग्जाम में एमसीक्यू आएगा तो सबसे पहले ये इस मेथड कौन, यूएसए गैप केवल इसी मेथड का नाम लेता है, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। इज इट क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं हम, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। अगला कॉन्सेप्ट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्ड होता है डायरेक्ट रिटर्न ऑफ, डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड। डायरेक्ट रिटर्न मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स में से ये बेड डेप्स का प्रोविजन बना ही नहीं रहा कि यार हमें हमें लगता है हमारे सारे स्टूडेंट फीस देंगे, लेकिन अचानक राम ने बोला कि सर मेरे जो 10K बचे थे अब मैं नहीं दे रहा हूं, आई एम लीविंग द कोर्स। बताइए, मैंने लास्ट ईयर एस्टिमेट नहीं किया, लास्ट ईयर मतलब 2024 में, 2025 में मुझे राम ने बोला कि मैं नहीं दे रहा पेमेंट, तो मैं अपनी बुक से 10,000 को राइट ऑफ करूंगा? करूंगा कि नहीं करूंगा? रिटर्न ऑफ मैं इसको कर दूंगा। तो ये एक्चुअल मेथड है, एक्चुअल जब डूब गया तब। लेकिन क्या ये गैप में परमिटेबल है? अगला क्वेश्चन तो ये है। तो गैप बोलता है कि नहीं, ये मेथड हम परमिट नहीं बोलते, डायरेक्ट रिटर्न नो गैप मेथड। चलिए अब मैं आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैंने अपना एस्टिमेट किया ही नहीं अलाउंसेस फॉर क्रेडिट, तो मेरे इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा लास्ट ईयर? एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इंपैक्ट ऑन लास्ट P&L। सर कैश बेसिस कौन सी कंपनी बनाती है? कैश बेसिस जनरली बनाती है सर्विस सेक्टर की कंपनी, लाइक डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, यूएस में CPAs। कैश मेथड जनरली जो सर्विस सेक्टर वाले वो लोग यूज करते हैं। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से था कि आपने अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस को एस्टिमेट ही नहीं किया, क्या करें सर? बताओ क्या इंपैक्ट पड़ा P&L में, आपको आंसर देना है। कुछ इंपैक्ट पड़ा भी कि नहीं पड़ा? मैं फटाफट आंसर, सर हमने हमारी इनकम को क्या कर रखा है, ओवर स्टेट कर रखा है। हमने लास्ट ईयर को क्या कर रखा है, लास्ट ईयर की जो इनकम थी वो ओवर वैल्यूड थी, क्योंकि आपने पिछले साल एक लॉस को बुक नहीं किया, अंडर बुकिंग ऑफ लॉस। तो लास्ट ईयर जब आपने बुक नहीं किया तो आपने अपनी इनकम को क्या कर दिया, लास्ट ईयर को इनकम को ओवर स्टेटमेंट कर दिया। तो अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस इज एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब हमें समझना है कि सर ये वर्ड आप यूज कर रहे हैं क्रेडिट लॉस, ये दोनों में फर्क है। वहां लिखा था अलाउंसेस, यहां लिखा है क्रेडिट लॉस। वो अलाउंसेस था, ये क्रेडिट लॉस मतलब एक्चुअल लॉस। ये क्या है, एक्चुअल लॉस। तो जब आप एक जनरल एंट्री पास करते होंगे अलाउंसेस की फॉर क्रेडिट लॉस, तो आप जनरल एंट्री क्या पास करते पता है, क्रेडिट लॉस अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस।
तो ये आइटम जाती है P&L में। जैसे आपने बनाया 50 लाख का, मैंने बनाया कि बोले 10 लाख। ये मिनट। ठीक है। ये क्रेडिट लॉस। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं उसमें अपनी अकाउंट रिसील की कैरिंग वैल्यू क्या लिखूंगा? ऑब्वियस सी बात है, 50 लाख माइनस 10 लाख है ना, 40 लाख। अल्टीमेटली यहां पे 50 दिखाना है, और लेस मुझे क्या दिखाना है? लेस क्या दिखाना है? अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। ठीक है। ऐसे करके मैं अपनी बैलेंस शीट में नेट 40। बात समझ में आती है? तो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन को हम समझ रहे हैं। तो अकाउंट रिसील की डेफिनेशन तो आपको शुरू से पता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल? अमाउंट ओड टू ए कंपनी बाय कस्टमर, देर इज प्रेजेंट क्लेम फॉर द पेमेंट एंड आर क्रूशियल फॉर असेसिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो सर अकाउंट रिसील हम डे वन से जानते हैं। करंट वर्सेस नॉन करंट रिसील की डेफिनेशन भी आपको पता है जरा। एज पर यूएस गैप, करंट वर्सेस नॉन करंट कैसे, हाउ यू आइडेंटिफाई? सर करंट मींस विच वी आर गोइंग टू रियलाइज विद इन 1 ईयर, और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज ग्रेटर। याद है कि नहीं याद है सभी को ये डेफिनेशन? यस और नो? कि सर करंट एसेट्स मतलब ऐसे पेमेंट जो हमको विद इन 1 ईयर और कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर में रियलाइज हो जाए, दैट इज कॉल्ड करंट। और अगर वो करंट नहीं है तो उसको नॉन करंट बोलते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो आपको अपनी रिसीवेबल को क्लासिफाई करना पड़ता है। तो आप अपनी बैलेंस शीट में करंट रिसीवेबल, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के रूप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीजें प्रेजेंट करते हैं। अब अकाउंट रिसील का मैनेजमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो हमें नॉन करंट रिसीवेबल और करंट रिसील की डेफिनेशन तो पूरी पता हो गई सर। अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है, अलाउंसेस को कैसे रिकॉर्डिंग होती है। ये पूरा का पूरा चैप्टर अलाउंसेस मेथड पे है। तो इसके लिए मैं सिचुएशन बनाऊंगा प्रैक्टिकल। बहुत ध्यान से समझना, जो अगला 20 मिनट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट से आपने गुड सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, $2,000, $200,000। जनरल एंट्री क्या पास करी आपने सभी ने? सबको पता होगा सर। AR डेबिट किया आपने टू सेल्स। कोई डाउट नहीं सर, इसमें हमको सबको आती है, 1 2 3 4 5। ठीक है। लेट से उसने 20,000 आपको कैश दे दिए। जनरल एंट्री बताओ बेटा, बिल्कुल शुरू से चल रहा है, जीरो से चल रहा है, जीरो से। ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको 11th पढ़ा रहा हूं। तो आपको ये तो पता होगा कि सर कैश अकाउंट डेबिट 20,000 मिल गए। अब बैलेंस शीट की डेट आ गई, लेट से 31 दिसंबर आ गया। मैं आपको ये बिल्कुल 2 ईयर के हिसाब से समझा रहा हूं। ये 2024। ठीक है। अब आपको लगता है कि आपके कुछ अकाउंट रिसील पेमेंट नहीं देंगे, और आपने एस्टिमेट किया 5% पीपल आर नॉट विलिंग टू पे। चलो बेटा, 5% आपका अलाउंसेस बनाना है आपको। जनरल एंट्री बताओ और अमाउंट बताओ सबसे पहले, कितने पे बनेगा अमाउंट? अमाउंट कितना? सर जितना रिसीव हो गया उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, 180 पे बनाना पड़ेगा, तो 180 का 5%। तो क्रेडिट लॉस अकाउंट 9,000 होता है क्या 180 का? 9,000। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, बिल्कुल कवरेज में रहना बेटा आप। आपकी बैलेंस शीट में दो कौन से अकाउंट आ रहे होंगे, पहले तो मुझे आप ये बताओ, बैलेंस शीट में दो कौन कौन से अकाउंट आ रहे होंगे?
मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे बैलेंस शीट वाले। एक इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन और एक बैलेंस शीट, दोनों अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें दोनों को समझना है। सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा इस टॉपिक में, आपको मेरे ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सभी इस बात से अग्री हैं कि सर मेरी बैलेंस शीट में एक अमाउंट आ रहा होगा, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीव का बैलेंस होता है डेबिट, 2 लाख में से 20 आ गए थे तो 180। अब इसका बैलेंस क्रेडिट है, ये 9,000 ना। तो मैं इस तरफ, ये मेरी एसेट साइड है, ये मेरी लाइबिलिटी साइड है, मानकर चलो ये लाइबिलिटी साइड होता, लेकिन मैं इसको लाइबिलिटी साइड ना लिखकर लेस, यहां लिख रहा हूं अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। ये सबको समझ में आ गया होगा कि यस सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको हम, इस 171 को क्या बोलते हैं पता है? कैरिंग, याद रहेगा। ये बैलेंस शीट में आपको मैंने असेट साइड बना के समझा दी। कोई डाउट? एनी डाउट ऑन दिस मैटर? चलिए, जब पीएनडल बनाया होगा इनकम स्टेटमेंट पे, तो वहां पर क्या वर्ड लिखा होगा? ये खत्म कर दिया होगा अपन ने, डेबिट साइड एक्सपेंसेस। मुझे बताओ, क्या ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं? पीएनडल के बैलेंस सबको बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए, 11th क्लास सबने पढ़ी हुई होनी चाहिए। पढ़ी हुई मतलब याद भी होनी चाहिए, पढ़े तो आप सब में। क्या ये इनकम स्टेटमेंट की कैरी फॉरवर्ड होते हैं क्या? नहीं होते, सबको पता, यहां तक सबको समझ में आ गया? 100% क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 100%। असली कहानी शुरू होगी 2025 से। मुझे जरा दो बैलेंसेस बताओ 2025 में कौन से कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं, आपको बताना है। 2020, क्योंकि मैं अब आपको यहां पे एमसीक्यू के अकॉर्डिंग समझाने वाला हूं, ताकि आप रटो नहीं, समझो। जब इस लेक्चर को आप देखोगे, जल्दी बताओ बेटा फटाफट, अपने में समय नहीं है। कई बोल रहे सर एक ही बैलेंस चल रहा है, दो बैलेंस चल रहे हैं, दो दो बैलेंस के नाम चाहिए विद बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट। मुझे डेबिट और क्रेडिट वर्ड चाहिए आपसे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं समझाना चाहता हूं आपको। सर हमारी बुक्स में दो अकाउंट चल रहे हैं, एक चल रहा है अकाउंट रिसीवेबल, और वो जो चल रहा है डेबिट में। डेबिट में चल रहा है बेटा, वो कितने पे चल रहा है? 180। और एक हमारी बुक्स में अलग से चल रहा है अलाउंसेस, लेजर अलग होता है, बैलेंस शीट अलग होती है, वो चल रहा है क्रेडिट बैलेंस। नहीं, नेट केयरिंग अमाउंट हम खुद बोल रहे हैं। ये सब मानते हैं कि हाँ सर ये सारी सिचुएशन चल रही है, ये बहुत समझ, ये लॉजिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट था ये बात। यहां तक सबको क्लियर? अब एग्जामिनर अगर आपसे बात पूछे कि हमारा 9,000 बेड डेप्स हो गया, इफेक्ट ऑन केयरिंग अमाउंट एज वेल इफेक्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट, कौन बताएगा? अगर आपने ये बता दिया तो आपको लॉजिक से ये क्वेश्चन मेरा, और यही क्वेश्चन सारे बच्चे गलत करते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर को भी पता है कि ये क्वेश्चन आप गलत करोगे, इसलिए वो आपसे भरपूर ये क्वेश्चन पूछने की संभावना। 9,000 की बेड डेप्स, मैंने आपको दिया 30 सेकंड का मौका। इफेक्ट ऑन केयरिंग अमाउंट, नो इफेक्ट, दोनों पे नो इफेक्ट है क्या? तो जो बच्चे नो इफेक्ट देख रहे हैं, क्या वो मेरा लेक्चर पहले से देख कर आ रहे हैं या लॉजिकली दे रहे हैं? मेरे को तो ये जानना है, ये तो ये हो सकता है कि आपने मेरा लेक्चर कहीं देख लिया हो। सर आप मुझे बताओ कि जो लास्ट ईयर का 9,000 लॉस था,
ये तो हम पिछले साल ही डेबिट कर चुके थे, तो इस साल फिर से 9,000 डूब गया, तो क्या हम उसका कोई इफेक्ट दें? तो सर नो इफेक्ट ऑन नेट इनकम, तो ये बात हमको समझ में आ गई। आप रट्टा मार के लिखोगे या एग्जाम में सीधे याद भी रहेगा और लॉजिक भी रहेगा? आप वहां वहां लॉजिक लगाओगे या जो सर ने बताया समझ में आ गया कि नो इफेक्ट ऑन नेट, क्योंकि सर लॉजिक है, लास्ट ईयर आपने डेबिट कर दिया, वही 9,000 डूबा, फिर से क्यों पीएनएल में डालेंगे? तो जब हमने इफेक्ट दे दिया, अब मुझे बताओ, जब आपकी बुक में ऑलरेडी अकाउंट रिसीवेबल चल रहा है 180 पे, और एक चल रहा है अलाउंसेस 9,000, जब एक्चुअल में बेड डेप्थ हुई तो आपने इसको भी कम करना है। तो ये कितना हो गया? जीरो हो गया। और इधर से अकाउंट रिसील के बैलेंस को भी 9,000 से कम करना है, तो ये कितना आ गया? तो बताओ, आज भी आपकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितनी है? अभी भी कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा? पहले भी सर कैरिंग अमाउंट 171 आ रहा था, अब ये जीरो हो गया, ये 19 हो गया। तो बेटा जनरल एंट्री बताओ मुझे यहां पर, जनरल एंट्री बताओ मुझे इस लॉस की, जनरल एंट्री ऑफ लॉस, ये मुझे चाहिए आपसे। इस बेड डेप्स की जनरल एंट्री बताओ जो एक्चुअल में बेड डेप्स हुई, अगर आप सच में अकाउंटेंट बन गए हो तो, एक अच्छे अकाउंटेंट बन गए हो, तो सर आपने डेटर्स को कम किया और अलाउंसेस को भी कम किया, तो आपने जनरल एंट्री पास करी, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस डेबिट टू अकाउंट। ये जनरल एंट्री रहती है नेक्स्ट ईयर की, कि आपने एक तरफ आपके एक अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस को भी खत्म कर दिया, और तो सर हम ऐसा कर सकते हैं, देखो जब नेक्स्ट ईयर आए तो आपने क्या किया, इस 9,000 को यहां से भी माइनस किया, ये चीजें भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बॉक्स बना रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स, और इसका कलर चेंज कर देते ताकि आपको याद रहे कि ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक तरफ आप जब बेड डेप्स होती है नेक्स्ट ईयर, तो आप अकाउंट, तो जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तब क्या हमारे अकाउंट रिसील को हमें माइनस करना पड़ता है? वेन वी आर क्रिएटिंग अलाउंसेस, क्या हमें हमारे उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता? नहीं। बताइए, यहां तक सबको समझ में आना चाहिए, मैंने काफी समय लिया बेटा इसको समझाने में, जबकि ये काम आपको और कोई समझाता तो 5 मिनट में ही समझा देता। लेकिन मैं पूरी कहानी, मेरे को मजा नहीं आता जब तक मैं पूरी कहानी ना सुनाऊं। मेरे को बचपन से आदत है कि पूरी कहानी बना बनू के पूरा इंसान को पूरी सिचुएशन में डालो, ताकि वो लॉजिक से समझे कि यार अच्छा ये, नहीं तो मैं आपको बोल सकता था कि अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस के कारण किसी भी चीज के ऊपर इफेक्ट नहीं मतलब एक्चुअल बेड डेप्थ पे ना, उसके कारण ना आपको कैरिंग अमाउंट पे फर्क पड़ेगा ना नेट इनकम, लेकिन फिर आप उस चीज के लॉजिक को नहीं समझ पाते। तो ये जो बेड डेप्थ हुई है ये 9,000, इसको हम क्या बोले, राइट, एक्चुअल एक्चुअल रिटर्न ऑफ बोले, ये हमने राइट ऑफ किया है। अब मुझे बताओ कि जब हम ना हमारा 9,000 का लॉस हो गया, अब हमारी बुक्स में एक्चुअल में अकाउंट रिसील का बैलेंस कितना है? 171 है। और नेक्स्ट ईयर भी हमें डाउट होगा कि नहीं कुछ हमारा डूब सकता है? लेट से इस साल मैं सोच रहा हूं 10% मेरा और डूब सकता है। 2025, पिछले साल 5% सोचा था, इस बार मैं 10% सोच रहा हूं। तो मुझे फिर से एक प्रोविजन कितने का बनाना पड़ेगा? 17,100 का। सर ये है ना?
तो अगर एग्जामिनर ये सारी सिचुएशन दे के आपसे पूछता कि नेट इनकम पे हाउ मच इफेक्ट, तो आप कितना बोलते हैं? तो सर वो हम बोलते हैं 17,100। तो मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एड अलाउंसेस फॉर करंट ईयर लेस रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग बैलेंस। चलो बेटा, इस फिगर इसमें आप लोगों ने केवल अमाउंट फिल करना है। मेरे इस एग्जांपल जो, हाँ, इसके अंदर सिर्फ अमाउंट फिल कर करके बताओ यहाँ पे कितना लिखें, ओपनिंग बैलेंस कितना लिखें। ओपनिंग बैलेंस, कई बच्चे बोल रहे 17,100, नहीं बेटा, हम 9,000 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? 9,000 लिखेंगे ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ, सॉरी यहाँ मैंने अकाउंट रिसीवर लिख दिया ना, मुझे यहाँ लिखना चाहिए अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, सॉरी, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, है ना, ये अलाउंसेस वाला कम 9,000। अलाउंसेस फॉर करंट ईयर, राइट ऑफ कितना लिखना, राइट ऑफ बताओ। 9,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखना है? 17,100। तो अलाउंसेस ड्यूरिंग द ईयर बनाया कितना, वो भी सर? बात समझ में आ गई आपको? अगर दो तीन फिगर दी हो और उसमें से बैलेंसिंग निकालने की बोले तो आप निकाल पाएंगे इस फॉर्मेट के थ्रू, इस फॉर्मेट के थ्रू निकाल लेंगे। ये आपका था अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस को समझने में किसी प्रकार का कोई इशू बेटा? होना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने बिल्कुल सीधे सीधे समझाया आपको। अब मैं आपको एक सिचुएशन देने जा रहा हूं, जो कि आपने मुझे अभी राइट नाउ करके दिखानी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर आपने बताना है। 1,20,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस 12,000। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। ठीक है, एक्चुअल, अब ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और मैं आपको दे रहा हूं बेड डेप्स इन करंट ईयर, है ना। नाइन तक, यहां तक सारी सिचुएशन आपको पता है। अलाउंसेस जो आपको मेंटेन करना है, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस टू बी मेंटेन
20%। चलो, हाउ मच वी विल चार्ज इन नेट इनकम ड्यूरिंग दिस। अगर आपने बता दिया तो आपको प्रोविजन आ गया। लेट्स डू इट। ये आपका क्वेश्चन है। ये सिचुएशन है, ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस अलाउंसेस है, सेल्स ड्यूरिंग द इतनी की एक्चुअल में हमारा, और हम बोल रहे हैं 20% हम मेंटेन करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ऐसी सिचुएशन आपको एग्जाम में गिवन होंगी। और डेटर्स का बैलेंस नहीं बताना लक्ष्मण, मुझे तो चाहिए अलाउंसेस पी एंडल में इस साल कितना डालें, ये सब ओपनिंग बैलेंस है। कुछ नहीं करना, ये फॉर्मेट फिल करते आना चाहिए आपको। ये जो फॉर्मेट दिया है, ये मैं कॉपी कर रहा हूं, नीचे पेस्ट कर रहा हूं, ये फॉर्मेट आपको बचाएगा। इस फॉर्मेट के अंदर अगर आपने फिल कर दिया तो सारा काम हो गया। करें, फिल करें, चलो। सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस आपने पहले से ही बोला 12,000। मेरे को वैसे बताना नहीं चाहिए, आप लोगों ने आंसर देना, फिर भी आप दे नहीं रहे। आप लोग मेरा वेट क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। फिर सीखोगे कैसे आप? हाथ पैर ही नहीं मारे तो। अच्छा, पीएनडल में कौन सी अमाउंट जाएगी? ये वाली जाएगी, ये वाली जाएगी, या क्लोजिंग वाली जाती? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये भी है। इस फॉर्मेट में क्लोजिंग वाली जाएगी, राइट ऑफ वाली जाएगी, ये वाली जाएगी? वो आप लोग खुद बताना। रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, कई बच्चे बोलो रिटर्न ऑफ द ड्यूरिंग द अलाउंसेस फॉर द करंट ईयर। चलिए अभी प्रूफ करेंगे अपन। सर, ओपनिंग बैलेंस अपन ने बना लिया 12,000। अब साइड में मैं अकाउंट रिसील भी लिख रहा हूं। साइड में सिर्फ अकाउंट। आपको पता है कि आपके अकाउंट रिसील 120 थे बिगिनिंग में। आपने उनको सेल करी, क्रेडिट में जोड़ दिया 5 लाख। कुछ पैसा आया क्या? नहीं आया सर अभी अपने को। अगर आता तो यहां पे लिख देते कैश रिसीव। कुछ नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन ने दिया नहीं है, तो कैश रिसीव जीरो मानो। ठीक है। जो एक्चुअल में राइट ऑफ हुआ है, वो आपको पता है कि भैया इतने लोग तो पैसा डुबा चुके हैं। -9,000। तो क्लोजिंग बैलेंस अपना बचा डेटर्स का। तो इसको प्लस माइनस करके मेरा 1,20,000 लिया था ना मैंने। एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने। 6,11,000। ठीक है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर कि यस सर, दिस इज योर 6,11,000 इज योर क्लोजिंग बैलेंस। एब्सोल्युटली। अब इसी के ऊपर तो हमें मेंटेन करना है। क्या बोला है? अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस टू बी मेंटेन 20%। तो लगाओ बेटा, इसका मेंटेन करना तो इक्वल टू दिस इंटू 0.2। यही तो चाहिए मुझे, 12,200। तो ये क्लोजिंग बैलेंस में यहां रख दूं। कोई दिक्कत किसी को बेटा यहां पर? अभी कोई दिक्कत है? 6,11,000 का 1,22,200, ये मुझे मेंटेन करना है। तो आई ऑलवेज मेंटेन क्लोजिंग बैलेंस यहां रखना पड़ता है। सर, राइट ऑफ जो भी आप करते हैं माइनस कर दो। तो अब मुझे बताओ, मुझे ये फिगर अपने आप बैलेंस फिगर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये कितना आएगा? ऊपर से माइनस होके आ रहा है तो नीचे से प्लस कर दो। इक्वल टू दिस प्लस 9,000 माइनस। दिस विल बी योर पी एंड एल आइटम। यही आपका जाएगा नेट इनकम।
उसका लॉजिक भी समझेंगे। सिर्फ फॉर्मेट से नहीं समझना है, सर फॉर्मेट समझा दिया, सिर्फ फॉर्मेट नहीं बताना है। आप लॉजिक सोचो कि आपका ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का कितना पड़ा हुआ था? 12,000। मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते कि हाँ सर 12,000? एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 9,000। तो बताइए लास्ट ईयर हमने ओवर बना लिया था या अंडर बना लिया था? 3,000 से ओवर बना लिया था। हमें करंट ईयर में 120 200 लिखना, ऑलरेडी हमारे पास 3 का पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हमें और कितना बनाना पड़ेगा? ऐसे भी आ सकता, सिंपल तरीका ये भी है। कौन सा बेटर लग रहा है आपको, तो आप बताना है मुझे, सेकेंड या फर्स्ट मेथड? फर्स्ट मेथड में सिर्फ आपको फॉर्मेट पे फिल करना है। सर इसको हम चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलते हैं या चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी? पीछे का लेक्चर याद होना चाहिए सर। दिस इज कॉल्ड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये हमारा क्या है, चेंजेस इन। तो मुझे बताइए, आपको कंफ्यूजन ना हो तो ये सिंपल फॉर्मेट याद रहेगा हमेशा। ये फॉर्मेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पीएनएल में कौन सी चीज जाती है? अलाउंसेस फॉर द करंट ईयर, जिसको कि हम क्रेडिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर भी, क्योंकि ये हमने पीएनएल से चार्ज किया है ना, ये हम ड्यूरिंग द ईयर बनाते हैं। ये हमारा था। लॉजिक क्लियर है सर? 9,000 था, 9,000 डूबा, हम तो 12,000 बना चुके थे, तो 3,000 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा, हमें चाहिए 122, इसमें से हमें 3 माइनस करके ये ली। पूरी कहानी समझ में आई है कि नहीं आई है? ये सब पढ़ने से ज्यादा समझने वाली स्टोरी थी। तो आगे आपसे अगर कोई पूछेगा कि रिटर्न ऑफ जो होता है, राइट ऑफ, वो कहां से दिया जाता है, तो क्या बोलोगे? राइट ऑफ, एक्चुअल राइट ऑफ का इफेक्ट कहां पे दिया जाता है? जरा एक वर्ड लिखो, मैं सुनना चाहता हूं आपसे चैट बॉक्स में। एक्चुअल रिटर्न ऑफ कहां से डेबिट करते हैं? अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस में से, याद रहेगी बात। फ्रॉम अलाउंस, देखो हमने किया है सर। और सर आप बार बार बोल रहे हो डेबिट। बेटा देखो, जब इसका बैलेंस क्रेडिट था, ये क्रेडिट बैलेंस था ना ओपनिंग, इसमें से कम किया तो अल्टीमेटली क्रेडिट में से कम तभी होगा जब इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। अच्छा सर, हम ये रट रहे हैं कि समझ रहे हैं? अब आपका डिसीजन है कि आप रट रहे हैं या समझ रहे हैं। मैं तो समझा रहा हूं सिचुएशन दे देख के। अब आप किस भाषा में इसको रटना चाहते हैं, किस भाषा में समझना चाहते हैं, दिस इज योर लुकआउट। मैंने आपको समझाया है। तो ये सारी कहानी थी। और जब हमारी बैलेंस शीट में तो क्या आते हैं, नेट अकाउंट रिसीवेबल्स आते हैं। तो हमने सर क्रेडिट लॉस एक्सपेंसेस को समझा, अलाउंसेस फॉर को समझा, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट स्टेटमेंट, एक्यूरेट एस्टिमेशन को भी सर समझा ही है हमने। क्यों समझा है सर हमने? क्योंकि अगर आपने अभी बताया मुझे रीजन कि अगर हमने हमारा एक्यूरेट नहीं किया, मुझे बताइए कि अगर मैं अपना अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस को सही एक्यूरेट नहीं कर पाता हूं, तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? जरा दो रीजन बताइए, इन एक्यूरेसी के दो इफेक्ट बताइए। मैं सुनना चाहता हूं आपके, आपके शब्दों को पढ़ना चाहता हूं, सुनना तो नहीं पाऊंगा। तो आपको बताना है। हाँ, लक्ष्मण यादव सही लिख रहे हैं सर। ओवर वैल्यूड वर्सेस अंडर वैल्यूड, तो ओवर वैल्यूड हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस अगर ओवर वैल्यूड हो गया, तो ओवर वैल्यूड हो गया तो अंडर स्टेटेड ऑफ प्रॉफिट, और अगर अंडर स्टेटेड हो गया तो ओवर स्टेटेड ऑफ प्रॉफिट। तो सर लिख दो ना सर, हमको तो लिखना बहुत अच्छा लगता है सर। लिख देते हैं बेटा, चलो यहां लिख देते हैं, ताकि आपको ये याद रहे। अगर आपने रॉन्ग एस्टिमेट कर लिया
रॉन्ग एस्टिमेशन ऑन अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। पहली चीज, पहला कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपने अलाउंसेस को ओवर वैल्यूड कर रखा है तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो अंडर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? और अगर ये अंडर वैल्यूड हुआ तो आप मुझे बताइए आपकी करंट एसेट्स क्या होगी? इफेक्ट बताना है। करंट एसेट्स आपको पता है कि सर अकाउंट रिसील करंट एसेट्स होती है, तो अगर मैंने ओवर वैल्यूड कर रखा है तो करंट एसेट्स क्या हो गई होगी? जल्दी जल्दी। सर प्रोविजन ज्यादा बना रखा है, इसका मतलब करंट एसेट्स को आपने, सोच पा रहे थे कि नहीं सोच पा रहे थे लोग आप ये बातें? और अगर करंट एसेट अंडर वैल्यूड है तो वर्किंग कैपिटल बताओ बेटा, एग्जामिनर अगर यहां पे पहुंच गया तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? सर असेट कम लिखिए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो अंडर वैल्यूड। ये रट रहे हो या लॉजिक से समझ रहे हैं हम? ये हमने रटा है या लॉजिक से समझा? आपने बताना है क्या करा है आपने, मेरे को नहीं पता क्या कर रहे हो आप लोग। ओवर वैल्यूड प्रॉफिट अंडर वैल्यूड होगा। क्या ओवर वैल्यूड सर? अलाउंसेस। ये पढ़ पढ़ क्या रहे हैं ये? नहीं तो आप कहीं और घूम जाओ, बोले सर ये क्या लिख रहे हैं। इसलिए कलर चेंज कर करके आप लोगों के दिमाग में रहे ये बात। रॉन्ग एस्टिमेशन ऑन अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस के कारण ये इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी सिचुएशन सर, अगर हमने इसको अंडर वैल्यूड किया होता, मतलब हम हमारे एस्टिमेट को कम कर रहे हैं, हमारे खर्च, एक लॉस को अंडर कम अंडर दिखा रहे हैं, तो प्रॉफिट हमारा ओवर वैल्यू। और प्रॉफिट ओवर वैल्यूड तो करंट एसेट्स की क्या होती? ओवर वैल्यूड होती। और वर्किंग कैपिटल भी। हम बताओ आपको मजा आ रहा है कि नहीं? यूएससी में क्या क्या सिखा रहा है, पूरा मैनेजमेंट अकाउंटेंट बना रहा है बेटा आपको। अब आप बनना नहीं चाह रहे हो तो मैटर अलग है, कि आप किसी कंपनी की इस प्रोफाइल पे जब काम करोगे तो आप उसको बता पाओगे कि सर देखिए अगर हमने ये गलत कर लिया, ये क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करने में, एस्टिमेट बनाने में, ये सब आपके काम आएंगे। पूरा लॉजिक से किया है। बुक के नोट्स से ज्यादा मैंने आपको इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये सारी चीजें समझाई। तो इस अप्रोच को बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। द बैलेंस शीट अप्रोच एस्टिमेट द अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल अकाउंट रिसील एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। हम क्या कर रहे थे सर? ये हमने सोचो क्या किया, हमारे जो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में जो बैलेंस था, जैसे ये था, इसके ऊपर बनाया था ना 20%। बैलेंस शीट में आपके क्लोजिंग फिगर आते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में आपके कौन से फिगर आते हैं? क्लोजिंग फिगर आते हैं। तो इस क्लोजिंग फिगर में आपने बनाया था, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। और आपको कैलकुलेशन करने के लिए सीधे परसेंटेज लगाना होता है। इंपॉर्टेंट एक्यूरेट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्यों एक्यूरेट इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पे सिर्फ थ्योरी में ऐसे लिखे, लेकिन जब वो आपको टेस्ट करते हैं तो दे विल नॉट आस्क थ्योरी, दे विल आस्क सच थिंग्स लाइक दिस। ये आपको इस तरीके से पूछते हैं वो। वहां तो एक लाइन लिखी रहेगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट्स के फाइनेंशियल होल्ड हेल्थ क्यों जरूरी है, लेकिन आपको वहां पर प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाएंगी।
एक होता है एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजिंग। एजिंग क्यों जरूरी है बेटा? एजिंग का क्या मीनिंग होता है? कितने टेन्योर तक वो आउटस्टैंडिंग थे? मुझे बताइए, क्या अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का एजिंग से डायरेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है? अगर मेरे कुछ कस्टमर से पैसे मुझे 50,000 डॉलर लेना था, $50,000, और वो मुझे 8 मंथ तक पैसे नहीं दे रहा है, 8 महीने हो गए या मोर देन 6 मंथ हो गए, तो इसका क्या मतलब है? आपसे क्या समझ पाएंगे? आप मुझे बताइए, इससे आप क्या कंक्लूजन क्या निकालने वाले हैं? एग्जाम में अगर आपको कुछ लिखना पड़ा थ्योरी लाइन, तो सर इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा एस्टिमेटेड लॉस इस प्रकार की आउटस्टैंडिंग पर ज्यादा हो सकता है। तो आप एस्टिमेटेड क्रेडिट लॉस, जो आपका कहीं ना कहीं आपकी अकाउंट रिसील की एज के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। जितने लंबे पीरियड तक कोई आउटस्टैंडिंग है, उसके चांसेस ये हैं कि उसके ऊपर 100% भी बेड डेप्स हो सकती है। तो एजिंग शेड्यूल विल बी हेल्पिंग फॉर डिसाइडिंग एस्टिमेशन, डिसाइडिंग लॉसेस, अलाउंसेस लॉसेस। तो वो लॉसेस के लिए क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो कि थोड़े से एडवांस लेवल का है। रिकवरी ऑफ, रिकवरी ऑफ प्रीवियसली बेड डेप्स। वही मेरा एग्जांपल, ओपनिंग बैलेंस हमारा, हमने 12,000 ले लिया अलाउंसेस का। लेट से 9,000 की बेड डेप्स हो गई। जनरल एंट्री बताओ फटाफट, ताकि आपको लॉजिक समझाऊं मैं। बेड डेप्स हो गई, अगर आपने जनरल एंट्री गलत बोली तो फिर आपको लॉजिक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जनरल एंट्री बेड डेप्स हो गई, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस चल रहा है। जनरल एंट्री बेटा, सर अलाउंसेस डेबिट टू एआर, सभी यही बोलना चाहिए। कैश कौन लेकर आ गया? लक्ष्मण, कैश कहां से आ गया बेटा? कैश, कैश को डेबिट कर दिया तुमने। बेड डेप्स में कहां से पैसा आ गया? अलाउंसेस फॉर डेबिट 9,000, ये कर दिया सर अपन ने, यही एंट्री होना चाहिए। ठीक है, हमारे शुरू में 180 थे, है ना, मान के चलो। आज बैलेंस माइनस करने के बाद कितने हो गए? 171 हो गए। ये सिचुएशन थी हमारी पुराने क्वेश्चन में। अब कुछ साल बीत गए, उसने हमें हमारा 8,000 जो था, रिकवरी हो गई। बस यही काम आसान है। रिकवरी हो गई तो क्या हमको इफेक्ट क्या देना चाहिए? इफेक्ट ऑन एआर, पी एंड एल। बस ये सुनना चाहूंगा मैं आपसे। आपको बताना है एआर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पी एंड एल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही पैसा जो डूब गया था। सबसे पहले सर एआर पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पूछो क्यों? बेटा पैसा मिल गया है तो एआर पे तो कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि पैसा आया ना आपके पास। तो एआर से तो कोई लेना देना नहीं, कैश अकाउंट।
अब पेंडल को भी इंक्रीज इसीलिए नहीं करना है यूएस गैप में। जब डूबा था तो आपने पेंडल में कुछ करा था क्या? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं। जब पैसा डूबा था तो सर अलाउंसेस में डेबिट कर दिया था, तो पीएनएल पे नो इफेक्ट, अल्टीमेटली इफेक्ट आएगा अलाउंसेस पे। इंक्रीज कर दी। एंट्री जब डूबता है तो कम करते हैं और वापस मिल जाता है तो। ये यूएस गैप का सबसे बड़ा डिफरेंस। वो बोलता है कि भैया जब तुम डुबा उससे रहे हो तो वापस भी उसी से में करो ना, तो नो इफेक्ट ऑन पीएनएल। तो यहां पर जो फॉर्मेट आपने दिया है उसी के अंदर आपको एक काम और करना पड़ेगा। एक जगह और बनानी पड़ेगी, मैंने पहले जानबूझ के नहीं लिखा था क्योंकि मुझे वो समझाना था, आप कंफ्यूज नहीं हो जाते इसलिए। एड, अगर उस टाइम ये लिख देता तो शायद आपको दिक्कत आ जाती उतने समझ में। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन। बताइए पूरी कहानी समझ में आई या नहीं आई? और इस कहानी को आपने पूरा दोहराना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। और अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ कर नहीं आए तो शायद जब हम क्वेश्चन कर रहे हो तब ये आपको। तो अब अगले दो टारगेट मैंने आपके बना दिए। कौन कौन से दो टारगेट बना दिए सर? पहला टारगेट तो आपका कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ के आ जाओ बेटा। सोमवार का टाइम भी मैंने दिया, मंगलवार बिना कुछ बोले रात को मैं आपको कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस कराऊंगा पहली चीज। फिर जो थर्सडे क्लास लूंगा उसमें भी बिना कुछ बोले सीधे अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली। तो अब आपका टारगेट सिंपल है। और जो बच्चे पीछे चल रहे हैं वो पीछे के अपने लेक्चर्स को रिवाइज करें। कितने आप लोगों ने कितनी मुझे बेटा अपडेट भी चाहिए, नहीं तो हम पढ़े जा रहे हैं, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे। क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के ये जो मार्केट में धुंध मची हुई है ना, कि 4 महीने में 3 महीने में यूएस सीएमए बन जाओ, ये अपना ऐसा रोल नहीं है। ये 2-3 महीने में सीएमए यूएसए बनने वाला सब झूठ बात है, पहले बता रहा हूं। 1 साल लगता है, 1 साल। यस लक्ष्मण, आपका पहला डे है तो आपको एक वीडियो शेयर किया जाएगा।